का पूरा नाम जो है वो है वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 और इस ऑर्डिनेंस में 1962 में जब ऑर्डिनेंस आया था तो उसके बाद तमाम प्रोविंसेस ने अपने अपने प्रोविंस के एक्सटेंट तक उसको अमेंड किया अपनी अपनी असेंबलीज के थ्रू। जैसे जो पंजाब है उसने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया जिसको वेस्ट पाकिस्तान पंजाब अमेंडमेंट सिविल कोड ऑर्डिनेंस कहा जाता है। केपीके ने वेस्ट पाकिस्तान केपीके अमेंडमेंट सिविल कोड ऑर्डिनेंस जारी किया। बलूचिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान बलूचिस्तान अमेंडमेंट सिविल कोड ऑर्डिनेंस जारी किया। और इसी तरह जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो है वेस्ट पाकिस्तान सिंध अमेंडमेंट सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1971 जो सिंध ने पास किया था उसकी अमेंडमेंट। वो क्या अमेंडमेंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल जो है इस ऑर्डिनेंस में 28 सेक्शंस हैं और जो सेक्शन 24 है वो सिंध ने अमेंड किया था थ्रू वेस्ट पाकिस्तान सिंध अमेंडमेंट सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1971। बाकी तमाम एक्ट जो है वो बाकी तमाम सेक्शंस जो हैं वो तकरीबन सेम ही है। अच्छा, सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 जो है ये काफी चीजों से डील करता है। सबसे पहले ये डील करता है सिविल कोड्स की एस्टेब्लिशमेंट से, यानी सिविल कोड्स किस तरह एस्टेब्लिश होंगी पाकिस्तान में और कौन कौन सी कोड्स होंगी जो सिविल कोड्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 5 डिस्कस करता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस किस तरह अपॉइंट होंगे, ठीक है, जिसको हम डीजे कहते हैं या सेशन जज भी कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो अगर सिविल कैपेसिटी में कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और वही जज अगर क्रिमिनल कैपेसिटी में बैठे हुए हैं तो उसको हम सेशन जज कहते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जजेस के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं जो अगर सिविल कैपेसिटी में बैठे हैं तो एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और अगर क्रिमिनल कैपेसिटी में बैठे हैं तो एडिशनल सेशन जज कहलाते हैं एएसजे। और उसके बाद हमारे होते हैं सिविल जजेस जो सेक्शन 8 उनसे डील करता है। सिविल जज भी अगर सिविल कैपेसिटी में बैठे हैं तो सिविल जज कहलाते हैं, क्रिमिनल कैपेसिटी में बैठे हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, लेकिन हमारे स्कोप के लिए ये रेलिवेंट है कि वो हम उनको सिविल जजेस ही कॉल करें फॉर द पर्पसेस ऑफ सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। अच्छा, दूसरा जो पहलू है सिविल कोड ऑर्डिनेंस का वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोड्स, यानी कि सिविल कोड्स की कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन होगी उससे डील करता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 9 जो है वो डील करता है पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनियरी लिमिट्स भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि क्या होती हैं। पिक्यूनियरी लिमिट्स वो होती हैं जो कि मनी वैल्यू ऑफ द सूट होती है, यानी कि आपका जो सूट है जो आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, यानी वो आपका क्लेम कितना है। आपका 50 लाख का क्लेम है, 1 करोड़ का क्लेम है, 1.5 करोड़ का क्लेम है, कितना क्लेम है, तो वो क्लेम के हिसाब से भी आपकी जुरिस्डिक्शन जो है वो डिटरमिन होती है और डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1.5 करोड़ से ऊपर का क्लेम है आपका तो वो आपका हाई कोर्ट में जाएगा। अगर 1.5 करोड़ या उससे कम का क्लेम है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो एक ये जुरिस्डिक्शन होती है जो हम डिटरमिन करते हैं सेक्शन 9। जुरिस्डिक्शन सिविल जजेस की क्या है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन है लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन से डील करता है। सेक्शन 9 पिक्यूनियरी लिमिट से डील करता है और सेक्शन 10 जो है वो लोकल लिमिट से डील करता है। सेक्शन 9 इस चीज से डील करता है कि आपका क्लेम कितना है, तो कौन से कोर्ट में आपका क्लेम जाएगा, और सेक्शन 10 ये देखता है कि आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता कि आपका क्लेम जो है और आपकी जिस प्रॉपर्टी पे क्लेम है या जिस बंदे के खिलाफ क्लेम है, ये सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में है या लाहौर में है या इस्लामाबाद में है या किसी और शहर में सिंध के ही, और आप क्लेम जो है वो कराची में फाइल करें, ऐसे नहीं होता। हर जज की अपनी लोकल लिमिट यानी टेरिटोरियल लिमिट भी होती है। ठीक है, तो ये चीज इसको हम कहते हैं लोकल लिमिट, और जिस अमाउंट का आपका क्लेम है उसको हम कहते हैं पिक्यूनियरी लिमिट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सिविल कोड ऑर्डिनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल कोड से डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि सिविल कोर्ट्स आपकी चलती किस तरह है। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये चीज आ गई कि कोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पे होंगी, प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस है वो क्या पावर है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने पावर्स किस तरह डेलीगेट कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो है ये कोर्ट ही डिसाइड करती है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट टू द जनरल ऑर्डर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये हाई कोर्ट के पास ही अथॉरिटी है को करेगी कौन कौन से हॉलीडेज होंगे। और लास्टली कोर्ट के पास जो पावर है कि वो रूल इसी ऑर्डिनेंस के पैरेलल अगर कोई रूल्स
फ्रेम करें तो वो कर सकते। अच्छा, उसके बाद है जी सबसे पहले कि सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 का पर्पस क्या है, क्या वजह थी कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ। पर्पस इसका ये है कि बेसिकली टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू सिविल कोड्स एंड इट्स जुरिस्डिक्शन। सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 से पहले काफी ऐसे बेतहाशा एक्ट थे और ऑर्डिनेंस थे और रूल्स थे, बड़ा स्कैटर्ड सा लॉ था। कोई ऐसा एक्ट था जो सिर्फ कराची की जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन कर रहा था, कोई ऐसा लॉ था या स्टैट्यूट था या एक्ट था या ऑर्डिनेंस था जो प्रिंसली स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन कर रहा था। फॉर एग्जांपल उस जमाने में खैरपुर जो है वो रियासत हुआ करती थी, उसके बाद 56 में आई थिंक वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बहावलपुर भी इस तरह थी और बाकी तमाम प्रिंसली स्टेट्स थी वो भी इसी तरह थी, रानीपुर भी आई थिंक इसी तरह थी। तो इन सब के अलग अलग जो है वो रूल्स हुआ करते थे। अगर आप सिंध से बाहर देखें तो कलाम जो है या कलात जो है उनके वो अलग प्रिंसली स्टेट थी, उनके अपने खान ऑफ कलात था, उनका अपने रूल्स थे। फिर उन्होंने जब पाकिस्तान में शमूलियत ली तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के रूल्स और कानूनी उनके ऊपर लागू होने थे। तो सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 ने असल में क्या किया कि उन्होंने कंसोलिडेट किया सारे लॉ को, यानी कि सारे रेलेवेंट लॉज को एक जगह पे लाके कंसोलिडेट किया, समरी बना के कि ये जी सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 है और इसके तहत अब सारी सिविल कोड्स जो है वो गवर्न होंगी। ज्यूरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो ज्यूरिस्डिक्शन इन इटसेल्फ जो टर्म है उसका मतलब है पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन का सिर्फ ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है पावर एंड अथॉरिटी। तो इसी तरह जब हम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन की बात करते हैं, द टर्म कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन relates to power and authority of the court to decide issues between the state and the citizens. कोर्ट jurisdiction का मतलब है कि कोर्ट की वो अथॉरिटी या कोर्ट की वो पावर जिससे कोर्ट स्टेट और सिटीजन्स के बीच में जो इश्यूज हैं वो डिसाइड करेगी। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि सबसे बेसिक बात है और जुरिस्डिक्शन ही डिटरमिन करता है सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962। तो उसके लिए समझना जरूरी है कि जुरिस्डिक्शन क्या होती है यानी पावर एंड अथॉरिटी, और कोर्ट जुरिस्डिक्शन क्या होती है यानी पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द इश्यूज बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजंस। ठीक है, अब वो जुरिस्डिक्शन में अगर हम मजीद डीपर जाएं तो उसमें फिर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आ जाती है और लोकल लिमिट वाली जुरिस्डिक्शन आ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली द कोर्ट जुरिस्डिक्शन is the power and authority of the court to decide the issues between the state and the citizens. In other words, by jurisdiction is meant the authority which a court has to decide the matters which are litigated before it. यानी jurisdiction का मतलब ये है कि वो authority जो कोर्ट एक्सरसाइज करती है, क्यों एक्सरसाइज करती है? To decide the matters which are litigated before it. जो उसके सामने केसेस चल रहे होते हैं, मैटर्स चल रहे होते हैं, उन मैटर्स को, उन इश्यूज को, उन केसेस को डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करती है उस अथॉरिटी को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं, कोर्ट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। What is material for determining jurisdiction is what is pleaded in the plaint presented before the court and not what ultimately is decided or any defense that may be taken up. ठीक है जी, इसका मतलब ये है और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेंट का मतलब होता है, ये बहुत सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में जाता है। जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो आप बेसिकली अपनी प्लेंट फाइल करते हैं, जो आपका क्लेम होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपकी जो जुरिस्डिक्शन है उस केस की जो आप फाइल कर रहे हैं या सूट जो आप फाइल कर रहे हैं, वो जुरिस्डिक्शन कहाँ से डिसाइड होगी? वो उस प्लेंट से डिसाइड होगी। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्लेंट में लिखा कि जी मेरा क्लेम 1 करोड़ का है, तो यानी ये पिक्यूनरी लिमिट बन गई उस केस की। फिर हम ये देखेंगे कि जी 1 करोड़ की लिमिट जो है वो कौन से सिविल जज के पास या डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगती है या हाई कोर्ट में जाएगी, कहाँ जाएगी। प्लेंट में जो लिखा है अमाउंट वो ही अमाउंट होगा एंड नॉट व्हाट अल्टीमेटली इज डिसाइडेड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का क्लेम किया लेकिन कोर्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई और उन्होंने आपका क्लेम 1 करोड़ 60 लाख का अलाउ कर दिया कि जी नहीं, आपका 1 करोड़ का नहीं, आपके ऊपर मेंटल एग्नी भी हुई है, हैरेसमेंट भी हुई है, मेंटल टॉर्चर भी हुआ है, तो लिहाजा आपका क्लेम जो है वो 1 करोड़ 60 लाख का बनता है। ठीक है, तो अब 1 करोड़ 60 लाख का अगर क्लेम बना तो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ जुरिस्डिक्शन।
जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटर्मिनिंग द जुरिस्डिक्शन. व्हाट इज मटेरियल फॉर डिटर्मिनिंग जुरिस्डिक्शन इज व्हाट इज प्लीड इन द प्लेंट. जो आपने प्लेंट में प्लीड किया है उससे आपकी जुरिस्डिक्शन डिटर्मिन होगी, ना उस चीज से कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, और ना उस चीज से कि सामने वाली पार्टी कौन सा डिफेंस लेके आई है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको उल्टा कर लें. आपने क्लेम फाइल किया 1,60,00,000 का हाई कोर्ट में, और सामने वाली पार्टी जो है वो कह रही है कि जी नहीं, 1,60,00,000 का इनका क्लेम नहीं बनता, इनका क्लेम 1 करोड़ का बनता है. ठीक है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ उनके डिफेंस आने से कोर्ट जो है बोलेगी कि जी नहीं, आप यहाँ की जुरिस्डिक्शन बनती नहीं, आप फला कोर्ट में जाए, नीचे वाली कोर्ट में जाए, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं. नो. अगर आपने अपनी प्लेंट में कहा है, प्लीड किया है कि मेरा क्लेम 1,60,00,000 का है, तो 1,60,00,000 के हिसाब से आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है. उस जुरिस्डिक्शन की जो भी कोर्ट बनती है उस कोर्ट में आपका केस चलेगा. Not what ultimately is decided and not what the other party gives as a defense. कोई भी डिफेंस हो या कोई भी डिसीजन हो, दैट इज नॉट रेलिवेंट. जो प्लेंट में आपने प्लीड किया है दैट इज रेलिवेंट फॉर डिटर्मिनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ योर केस. अच्छा, अब आते हैं सेक्शंस पे ऑर्डिनेंस के. सेक्शन 3 जो है उसका टाइटल है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स. क्लासेस ऑफ द कोर्ट्स इसका टाइटल है, और ये कहता है there shall be the following classes of civil courts, namely the court of district judge, the court of additional district judge, and the court of the civil judge. ठीक है. ये 3 क्लासेस हैं सिविल कोर्ट्स के जो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस ने हमें बताए हैं. ये 3 क्लासेस हैं सिविल कोर्ट के. एक डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, और उसके नीचे सिविल जज की कोर्ट होती है. The expression civil court would mean a civil court of general jurisdiction competent under the law to decide the suits. General jurisdiction का मतलब ये है बेसिकली कि इसको हम ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो जुरिस्डिक्शन जिसके जहां पे आपने अपना क्लेम इन द फर्स्ट इंस्टेंस फाइल करना होता है. ठीक है. एक होती है जनरल जुरिस्डिक्शन जिसको हम ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, और एक होती है अपेलेट जुरिस्डिक्शन. यानी अपेलेट जुरिस्डिक्शन वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है जो कि अपेलेट कोर्ट होती है, जहां पे आप अपील करते हैं. अपेलेट कोर्ट में आप डायरेक्टली कभी भी सूट फाइल नहीं कर सकते या कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर सकते. अपेलेट कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अपील सुनी जाती है. ठीक है. तो द एक्सप्रेशन सिविल कोर्ट वुड मीन अ सिविल कोर्ट ऑफ जनरल जुरिस्डिक्शन, यानी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट अंडर द लॉ टू डिसाइड द सूट्स. ठीक है. वो सिविल कोर्ट जिसके पास ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है टू डिसाइड द सूट्स. अपेलेट कोर्ट की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे. हाई कोर्ट exercising ordinary that is jurisdiction to try a suit would also fall within the ambit of the term civil court. ठीक है. यहाँ पे हमने सेक्शन 3 में कहा कि there shall be the following classes of civil court, namely DJ, ADJ and civil judge. यहाँ पे कहीं भी सेक्शन 3 ने हाई कोर्ट का जिक्र नहीं किया. ठीक है. तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हाई कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट नहीं है? ऐसा था, लेकिन केस लॉ जब आते गए और लॉ जो है डेवलप होता गया, तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये क्लैरिफाई किया कि हाई कोर्ट भी जब अपनी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन यानी जनरल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, यानी जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ सूट, तो हाई कोर्ट वुड आल्सो फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म सिविल कोर्ट. हाई कोर्ट जो है उसके पास ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन भी होती है और अपेलेट जुरिस्डिक्शन भी होती है. यानी कि आपने एक केस फाइल किया सिविल जज के पास, उसने डिसाइड कर दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने अपील की एडीजे या डीजे के पास, उसने केस डिसाइड किया, अपील डिसाइड की, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने केस सुना, डिसाइड किया. तो इस सूरत में हाई कोर्ट ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट एक्सरसाइज. ठीक है. लेकिन अगर आप पेक्यूनियरी लिमिट और लोकल लिमिट हाई कोर्ट में सेटिस्फाई हो रही हैं, और लिहाजा आप अपना केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल करते हैं,
तो उसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग द ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट इज द फर्स्ट फोरम जहां पे आपने अपना केस फाइल किया है। अगर हाई कोर्ट वो पहला फोरम है जहां पे आपने अपना केस फाइल किया है, इन दैट केस हाई कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग द ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, यानी जनरल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं। कोई अपील नहीं सुन रही हाई कोर्ट, वो नया सूट सुन रही है। ठीक है। सो although section 3 does not mention the term high court, but the case law suggests that the high court, while exercising ordinary jurisdiction, that is jurisdiction to try a suit, would also fall within the ambit of the term civil court. High court भी civil court कहलाएगी अगर वो अपनी ordinary jurisdiction exercise कर रही है। तो section 4 civil district से कहता है कि for the purpose of this ordinance, divide the province into civil districts. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोविंस को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर सकती है थ्रू नोटिफिकेशन। फिक्स द लिमिट्स ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट्स, वो जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड की उनकी लिमिट्स फिक्स कर सकती है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां तक जाएगा, कहां से लेके कहां तक जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, एंड डिटरमिन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच सच डिस्ट्रिक्ट, और हर उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर डिटरमिन कर सकती है। ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है जिसको हम तालुके कहते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो बाय नोटिफिकेशन प्रोविंस को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करे, डिवाइड करने के बाद उनकी लिमिट फिक्स करे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां तक होगा, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर फिक्स करे, यदि फला डिस्ट्रिक्ट का ये हेडक्वार्टर होगा। ठीक है। वो कभी हो सकता है किसी और तहसील में हो सकता है उसी तहसील में जिस नाम से उसका डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 5 जो है वो डील करता है डिस्ट्रिक्ट जज से। अच्छा, सेक्शन 5 ये कहता है कि गवर्नमेंट शैल in consultation with the High Court appoint as many persons as it thinks necessary to be district judges and post a district judge to each district, provided that the same person may be appointed to be a district judge of 2 or more districts. अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट शैल, यानी इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट to do what section 5 asks the government to do. What is that? The government shall, in consultation with the high court, high court की consultation के बगैर government ये काम नहीं कर सकती। कौन सा काम? To appoint as many persons as it thinks necessary to be district judges. यानी government high court की consultation के साथ district judges appoint करेगी, shall, it has to, compulsory है कि वो जितने चाहे उतने district judges appoint कर सकती है with the consultation of the High Court of course, and post a district judge to each district. Appoint करने के बाद हर district में एक district judge appoint करेगी, post करेगी, provided that the same person may be appointed to be a district judge of 2 or more districts. यानी condition इसकी क्या है या उसका additional power क्या है कि एक ही बंदा, एक ही जज, एक ही डीजे साहब एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। यानी ऐसा बिल्कुल लीगली पॉसिबल है कि मैं डिस्ट्रिक्ट जज कराची साउथ भी हूं और डिस्ट्रिक्ट जज कराची ईस्ट भी हूं, या हो सकता है किसी तीसरे डिस्ट्रिक्ट का भी, कराची सेंट्रल का। ठीक है। तो इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू कंसल्ट द हाई कोर्ट व्हाइल अपॉइंटिंग एनी पर्सन टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड देन पोस्ट हिम टू एनी डिस्ट्रिक्ट, एंड द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट 2 or they can also appoint same person to be a district judge of 2 or more districts. ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई, सिंपल सी बात है। डिस्ट्रिक्ट जज कैन असाइन हिज फंक्शंस टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज है डीजे, वो अपने फंक्शंस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन कर सकता है। ठीक है। ये जैसे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। एसपी साहब जो है वो एएसपी को अपने फंक्शंस असाइन करते हैं, इसी तरह डीजे साहब जो है वो एडीजे को अपने फंक्शंस असाइन करते हैं। ठीक है। जो डीसी साहब है वो ईसी को फंक्शंस असाइन करते हैं। इसी तरह डीजे कैन असाइन हिज फंक्शंस टू एन एडीजे। ठीक है। ADJ, additional district judge, has the same powers and exercise of functions to assign to him. यानी डीजे जब एडीजे को अपना कोई फंक्शन असाइन करेगा कि ये काम तुम कर लो, तो एडीजे के पास वो तमाम पावर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं। ठीक है। सेम पावर्स होंगे। सेक्शन 6 अब एडीजे को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट में, यहाँ पे शल नहीं है। सेक्शन 6 कहता है गवर्नमेंट में in consultation with the High Court again appoint as many additional district judges as may be necessary। यानी गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट करे, और गवर्नमेंट की ये डिस्क्रेशन है कि वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एडीजी अपॉइंट करे। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है, उसकी डिस्क्रेशन है। ठीक है, तो एडीजी अपॉइंट करना गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, डीजी अपॉइंट करना गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है। Additional district judge (ADJ) shall discharge functions of a district judge as the district judge may assign to him। ADJ अपने जो उसको डीजे ने असाइन किए हैं डिस्चार्ज करेगा, and in the discharge of those functions he shall exercise the same powers as a district judge। और वो functions perform करने के वक्त वो तमाम वो powers exercise कर सकता है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज खुद कर सकता था। अच्छा, अब सेक्शन 7 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सूट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसको हम ऑर्डिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं और जनरल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। ये सेक्शन क्या कहता है? द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन ओरिजिनल सिविल सूट्स विदाउट लिमिट्स एज रिगार्ड्स द वैल्यू। ठीक है, अब ये सेक्शन इटसेल्फ कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी जुरिस्डिक्शन सिविल सूट्स में होगी, और उसकी क्या लिमिट होगी? उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। यानी कि आपका 1.5 करोड़ का क्लेम है या 10 करोड़ का क्लेम है, अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं, सिविल सूट फाइल कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज की ही जुरिस्डिक्शन है। फिर आगे वो एडीजे को ट्रांसफर करे या सिविल जज को ट्रांसफर करे, उसकी मर्जी है। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली ये सोच लेंगे कि अभी तो हमने ये कहा था कि 1.5 करोड़ से ऊपर के जो क्लेम्स हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, जो कम वाले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। तो 2002 में ये सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 हमने अमेंड किया और इसको हमने रिप्लेस करके इस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस किया। The original jurisdiction of the court of the district judge in civil suits shall be without limit of the value thereof, excepting in the Karachi districts, where the original jurisdiction in civil suits of the value exceeding 30 lakhs of rupees shall be exercised by the High Court। यानी 2002 में हमने सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 का सेक्शन 7, जो कि अदरवाइज ही कह रहा था कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की ही जुरिस्डिक्शन है कि वो सारे सिविल सूट्स एडमिट करे अपने पास, उसको हमने चेंज करके ये कर दिया कि जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जज की जुरिस्डिक्शन है कि सारे जो सिविल सूट्स हैं वो एडमिट करे अपने पास विदाउट लिमिट ऑफ द वैल्यू। लेकिन हमने कराची डिस्ट्रिक्ट की उसमें एक्सेप्शन लगा दी कि कराची डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई केस होगा, सिविल सूट होगा, तो उसकी वैल्यू अगर 30 लाख से ऊपर की होगी तो वो केस हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, 30 लाख से कम जो है वो कराची हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। 30 लाख से ऊपर जो है अगर कराची में होगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, अगर कराची में नहीं होगा, किसी और डिस्ट्रिक्ट में होगा, हैदराबाद वगैरह में, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। सिर्फ कराची के हमने एक्सेप्शन लगा दी क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा था, राइट। उसके बाद हमने फिर से 2011 में इसको मजीद चेंज करके रिप्लेस किया विद दिस टेक्स्ट। The original jurisdiction of the court of the district judge in civil suits shall be without limit of the value thereof, excepting in the Karachi district, where the original jurisdiction in civil suits of the value exceeding 15 million of rupees shall be exercised by the High Court। यानी कराची डिस्ट्रिक्ट में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ऊपर का क्लेम हाई कोर्ट में जाएगा और उससे नीचे का क्लेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। कराची के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी सिविल सूट हो, चाहे 1.5 करोड़ से ऊपर का क्यों ना हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही। ठीक है, ये बात समझने की है। जो हम 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं बार बार, ये सिर्फ कराची पे एप्लीकेबल, कराची डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेबल। यानी कराची साउथ हो, ईस्ट हो, सेंट्रल हो, वेस्ट हो, कोरंगी हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, अगर कराची में कोई आप सिविल सूट फाइल कर रहे हैं और वो 1.5 करोड़ से ऊपर का क्लेम है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर आपका हैदराबाद या किसी और डिस्ट्रिक्ट का क्लेम है और वो 1.5 करोड़ से ऊपर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है जी। Provided that nothing contained herein above shall affect any suit pending in the High Court prior to the commencement of Civil Courts Amendment Act 2010, and all such suits shall continue to be tried and decided by the High Court।
इसका बेसिकली प्रोवाइडो का मतलब ये है कि अगर इस अमेंडमेंट एक्ट 2010 में जो हुआ था, इसके पहले अगर कोई ऐसा सूट है जो हाईकोर्ट में चल रहा है तो वो हाईकोर्ट में ही चलेगा। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका केस जो है वो आपने 2010 की अमेंडमेंट से पहले हाईकोर्ट में फाइल कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो 2010 के अमेंडमेंट के बाद वो नीचे चला जाएगा, या अगर कोई नीचे केस था वो ऊपर चला जाएगा हाईकोर्ट। ठीक है, ये इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद की कहानी है कि अब आज के बाद अगर कराची का केस है 1.5 करोड़ से ऊपर है यानी 15 मिलियन से ऊपर है तो वो हाईकोर्ट में जाएगा, नीचे है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। कराची के अलावा अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है नीचे है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। राइट। सेक्शन 8 कहता है कि द गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड। यानी अगेन हम पहले हम एडीजे और डीजे की बात कर रहे थे, यहाँ पे फिर से शल नहीं है, मे है। तो द गवर्नमेंट में अगर वो चाहे तो इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड, कि कितने सिविल जजेस अपॉइंट होने हैं। मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स एज सिविल जजेस, वो रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट जिसमें क्वालिफिकेशंस बताएगी सिविल जज की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, एलएलएम होना चाहिए, कुछ और चीज होनी चाहिए, कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल की एनरोलमेंट, अपॉइंट many civil judges as लेकिन always with the consultation of the high court। ठीक है, तो सेक्शन 8 बेसिकली सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट से डील करता है। Section 9 Pecuniary limits of jurisdiction. The jurisdiction to be exercised in original civil suits as regards the value by any person appointed to be a civil judge shall be determined by the High Court either by including him in a class or otherwise as it thinks fit। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिविल जज है उसकी पेक्यूनियरी लिमिट जो है वो क्या है। ठीक है, वो किस लिमिट तक के केसेस एडमिट कर सकता है या सुन सकता है, वो ये कह रहा है सेक्शन 9 के हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि सिविल जज की कौन सी पेक्यूनियरी। ठीक है, ये सेक्शन जो है ये 1960 उस जमाने में क्या था, चलो आगे बता रहा हूँ आपको। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन पुट अपॉन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इन प्लेन्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन्स में हम बताते हैं कि हमारा अमाउंट क्या है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कौन सी है। ठीक है, in Punjab the High Court classifies the civil judges into classes for the purposes of determining the pecuniary jurisdiction of a civil judge। ठीक है, पंजाब में क्या होता है 1962 से ही कि हाई कोर्ट ने सिविल जजेस को क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, किस तरह, पहले उन्होंने कहा कि जी एक होता है फर्स्ट क्लास सिविल जज, तो उसके लिए कहते हैं कि विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स वैल्यू, उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर एक होता है सेकंड क्लास सिविल जज, ये वो केसेस सुन सकता है जिसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर नहीं है। तीसरा होता है थर्ड क्लास सिविल जज, ये वो सिविल जज है जो 1 लाख से ऊपर के केस नहीं सुन सकता, 1 लाख तक के सुन सकता है। अब ये जो चीजें हैं सारी ये हमारी पंजाब पे एप्लीकेबल है। हमारे पास एक ही तरह का सिविल जज होता है जिसको हम फर्स्ट क्लास सिविल जज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास सिविल जज होता है, कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिविल जज होता है और हर सिविल जज तमाम केसेस सुन सकता है जो कि 1.5 करोड़ तक के हैं। 1.5 करोड़ तक से ऊपर जाएंगे तो वो हाईकोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये इसलिए इस तरह ड्राफ्ट हुआ था सेक्शन 9 द जुरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज इन ओरिजिनल सिविल सूट्स एज रिगार्ड्स द वैल्यू बाय एनी सिविल जज शैल बी डिटरमिन्ड बाय द हाई कोर्ट ईदर बाय इंक्लूडिंग हिम इन अ क्लास, यानी ये वाली क्लास, और अदरवाइज कि वो डिसाइड करे कि फर्स्ट क्लास सिविल जज की क्या लिमिट होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। सेकंड क्लास सिविल जज की क्या लिमिट होगी, 5 लाख होगी। क्लास की क्या, पंजाब में इस तरह चल रहा है। हमारे यहाँ बाकी सूबों से डिफरेंट है, हमारे यहाँ सिर्फ सिविल जज है जिसकी जुरिसडिक्शन वही है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है, 1.5 करोड़। अच्छा, सेक्शन 10 ये कहता है कि द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ अ सिविल जज शैल बी सच एज द हाई कोर्ट में डिफाइन। यानी सिविल जज की जो जुरिसडिक्शन है सिविल जज की वो होगी जो हाई कोर्ट डिफाइन करे। When the High Court posts a civil judge to a district, the local limits of the district shall, in the absence of any direction to the contrary, be deemed to be the local limits of the jurisdiction। यानी सबसे पहली बात ये कि हाई कोर्ट डिफाइन करेगी कि कौन सी सिविल जज की कौन सी जुरिसडिक्शन है। ठीक है, यानी कि
सिविल जज जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक से कई ज्यादा सिविल जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हाई कोर्ट ये डिफाइन करेगी कि कौन सी सिविल जज की किस हद तक लिमिट है, क्या जुरिस्डिक्शन है। लोकल लिमिट की बात करें, ठीक है, पिक्यूनियरी की बात नहीं कर रहे, अब हम लोकल लिमिट की बात करें। यानी कि हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल ये बोलेगी, अब ये देखें सिविल जज की जब कोई भी डिसीजन होता है हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो यूं नहीं होता कि फलां साहब ने की ये, फलां साहब की होगी। हाई कोर्ट ये डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है कि सिविल जज 1 की ये जुरिस्डिक्शन होगी, सिविल जज 3 की ये जुरिस्डिक्शन होगी, सिविल जज 19 की ये जुरिस्डिक्शन होगी, ठीक है। फिर वहां पे सिविल जज आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, पोस्टिंग होती रहती है, इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल इस तरह डिसाइड कर लिया कि जी कराची में जो दरख्शां थाना है उसकी वो जो है सिविल जज 3 के अंडर आएगा। यानी दरख्शां थाने की लिमिट्स में कोई भी अगर सिविल मैटर हुआ तो वो सिविल जज 3 के पास आएगा। हाई कोर्ट ने फिर ये डिसाइड किया कि जो क्लिफ्टन थाना है उसकी वो जो उसका जो एरिया है वो सिविल जज 9 के अंडर आ रहा है, तो वहां के जो भी मैटर्स होंगे, जो भी सिविल इश्यूज होंगे, वो सिविल जज 10 के पास जाएंगे। हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बोर्ड बेसिन थाना जो है या जौहर थाना जो है वो सिविल जज 19 या 15 के अंडर जाएगा, तो वहां की लिमिट में जो भी मसले मसाइल होंगे वो सिविल जज के पास जाएंगे, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। आगे कह रहा है कि व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट्स अ सिविल जज टू अ डिस्ट्रिक्ट, द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कॉन्ट्री। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने किसी बंदे को सिविल जज अपॉइंट कर दिया और कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आपकी जुरिसडिक्शन ये है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आपकी जुरिसडिक्शन ये है, तो उसकी वो तमाम लोकल लिमिट्स जो होंगी डिस्ट्रिक्ट की वो उसकी जुरिसडिक्शन बन जाएगी। यानी कि हाई कोर्ट ने सिविल जज को बताना है कि जी आप फलां डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो, लेकिन उस फलां डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हो, तो कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट रक्षा थाना है वो आपकी लोकल लिमिट है। अगर हाई कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन से थाने की आपकी लिमिट है या कौन सी टेरिटोरियल लिमिट है आपकी लोकल लिमिट है, तो इन दैट केस वो सिविल जज जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया उसकी पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिमिट उसकी हो जाएगी, यानी कि पूरी डिस्ट्रिक्ट से कहीं भी उसके पास फिर केस आ सकता है, ठीक है। Practically, the jurisdiction of civil courts in Sindh are divided as per the jurisdiction of the police station, due to the fact that the civil judges are also judicial magistrates, ठीक है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सिविल जज होता है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है, सिविल कैपेसिटी में सिविल जज होता है, क्रिमिनल कैपेसिटी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। तो इसलिए हमारे पास प्रैक्टिकली सिंध में होता क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि थाने के हिसाब से हम जुरिसडिक्शन डिवाइड कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो क्रिमिनल जब मैटर आएगा दरख्शां थाने का, तो वो उसी सिविल जज के पास जाएगा जो कन्वर्ट होकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन जाएगा। तो बेसिकली ये होता है सिविल जज स्लैश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1, सिविल जज स्लैश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 3, सिविल जज स्लैश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 10, इस तरह होता है, ठीक है। तो उस थाने के या उस लोकल लिमिट्स के में जो भी सिविल इश्यूज या क्रिमिनल इश्यूज होंगे वो उस जज के पास है, either as a civil judge or as a judicial magistrate. Section 13. Places of sitting of courts. The High Court may fix the place or places at which any court under this ordinance is to be held. ठीक है, यानी हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सी कोर्ट कहाँ पे बैठेगी। The place or places so fixed may be beyond the local limit of jurisdiction of the court. ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो हाई कोर्ट डिसाइड करिए कि फला जगह पे फला कोर्ट होगा तो वो कोर्ट उसी लिमिट में हो जहाँ पे उसकी जुरिसडिक्शन है, ठीक है। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिसको हम सिटी कोर्ट्स भी कहते हैं वो सारे के सारे सदर में है किंग्स ऑफिस के साथ, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल साउथ में आते हैं, ईस्ट वाले कोर्ट भी उधर है, वेस्ट वाले भी उधर है, सेंट्रल वाले भी उधर है, साउथ वाले भी उधर है, ठीक है। मल्टी डिफरेंट आता है, लेकिन कहने का मकसद ये सेक्शन 13 का कि ये जरूरी नहीं है कि जो वो लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में ही हो उसके अंदर हो, ठीक है। हो सकता है कि ईस्ट के कोर्ट साउथ में हो, साउथ के कोर्ट ईस्ट में हो, ये जरूरी नहीं है कि ईस्ट के कोर्ट ईस्ट में ही हो और साउथ के साउथ में ही हो। A court under this ordinance may be held at any place within the local limits of its jurisdiction. ठीक है, ये more or less वही चीज है कि जो कोर्ट है वो अपनी लोकल लिमिट के अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हो, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। अच्छा, सेक्शन 14 कहता है all civil courts in the area to which this ordinance extends shall be subordinate to the high court. सारे तमाम कोर्ट्स जो भी जिसका भी हमने जिक्र किया यहाँ पे वो तमाम कोर्ट्स हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, उसके मातहत है, एंड सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट।
यानी हाई कोर्ट की सुपरविजन और सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल के नीचे है वो तमाम सिविल कोर्ट्स जिनका भी हमने जिक्र किया है। द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ओवर ऑल सिविल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज का तमाम सिविल कोर्ट के ऊपर कंट्रोल होगा सब्जेक्ट टू दी सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। यानी डीजे जो है वो ओवरऑल डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होगा अपनी तमाम सिविल कोर्ट्स को, एडीजे को, सीनियर सिविल जजेस को, सिविल जजेस को, और ओवरऑल एक सुपरवाइज कर रहा होगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 14 का सिंपली ये मतलब है कि तमाम सिविल कोर्ट्स हाई कोर्ट के अंडर हैं और डिस्ट्रिक्ट जज अपनी तमाम सिविल कोर्ट्स को कंट्रोल करेगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को और तमाम सिविल कोर्ट्स को सुपरवाइज करेगा हाई कोर्ट। ठीक है, द पोस्टिंग ऑफ सिविल जजेस शैल बी मेड बाय द हाई कोर्ट, ऑब्वियस। अच्छा, अब आ जाएंगे अपील पे। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज or additional district judge. An appeal from a decree or order of a district judge or an additional district judge shall lie to the high court. आपका केस अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास चल रहा है या एडीजे के पास चल रहा है और वहां पे केस डिसाइड हो गया, डिक्री आ गई, ऑर्डर आ गया, अब आपको लग रहा है आपकी फेवर में नहीं आया या आपकी फेवर में आया है, सामने वाली पार्टी को लग रहा है कि उसकी फेवर में नहीं आया, तो यू कैन ऑलवेज अपील द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज or additional district judge, and that appeal shall lie to the high court. ठीक है, ये सिंपल हायरार्की वाली बात है कि डीजे के ऊपर हाई कोर्ट ही आता है। इसी तरह अगर हम सिविल जजेस की बात करें, an appeal from a decree or order of a civil judge shall lie to the district judge. अब जैसे किसी ने अभी जिक्र किया कि सीनियर सिविल जज का हम जिक्र क्यों नहीं कर रहे, उसकी यही वजह है कि सीनियर सिविल जज जो है वो भी एक तरह का सिविल जज ही है। ठीक है, वो एक अलग से कैटेगरी नहीं है, तीन कैटेगरीज है हमारे पास, सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और एक्चुअली हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज। सिविल जज सीनियर होकर सीनियर सिविल जज हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज होने से पहले जज साहिबान जो है वो एडीजे होते हैं और उनके पास वही पावर्स होती हैं जो डीजे के पास होती है। सिर्फ डीजे के पास एडिशनल पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि कोई भी केस किसी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो केस किसी एडीजे को ट्रांसफर करते हैं तो उनके पास वही अथॉरिटी होती है जो डीजे साहब के पास खुद होती है। ठीक है, तो सेक्शन 18 ये कहता है कि एन अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल जज शैल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज। यानी अगर आपका कोई केस सिविल जज के पास चल रहा है और केस डिसाइड हो गया और आपको लग रहा है कि आपकी फेवर में ऑर्डर नहीं आया, तो आप सीनियर सिविल जज के पास अपील नहीं करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज या तो आपकी अपील फिर खुद सुनेगा या तो आपकी अपील किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी एडीजे के पास ट्रांसफर कर देगा, वहां पे वो एडीजे आपकी अपील सुनेगा। जिसने भी आपकी अपील सुनी और उसने ऑर्डर दिया और आपको फिर उसकी अपील करनी है, तो दैट अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट, फिर आप हाई कोर्ट चले जाएंगे। Forum of appeal would be determined in accordance to the value of the suit mentioned in the plaint and not according to the subject matter awarded in decree by civil court. ठीक है, यानी आप जो अपील कर रहे हैं वो अपील कहां पे होगी, कौन सा फोरम होगा जहां पे आपकी अपील होगी, कौन सा कोर्ट होगा जहां पे आपकी अपील होगी, वो डिटरमिन होगी इन अकॉर्डेंस टू द वैल्यू ऑफ द सूट मेंशन्ड इन द प्लेंट। शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जो प्लेंट में अपनी वैल्यू लगाई है सूट की, उस वैल्यू के हिसाब से हमारी अपील का फोरम डिसाइड होगा, ना कि सब्जेक्ट मैटर अवॉर्डेड इन डिक्री बाय सिविल कोर्ट। सो इफ आई फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज फॉर एन अमाउंट ऑफ 15 million, but the court awards damages for an amount of 16 million, the appeal will lie to the district judge and not the high court, because it is the amount of 15 million that will be taken into account. यानी अगर मैंने कोई सिविल सूट फाइल किया है डैमेजेस का और वो मैंने सूट मेरा सिविल जज के पास चल रहा था और उसमें मैंने 1.5 करोड़ के डैमेजेस मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने मुझे 1 करोड़ 60 लाख के डैमेजेस अवार्ड किए, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि 1.5 करोड़ से ऊपर का मुझे अमाउंट मिल गया या डैमेजेस मिल जाए तो अब जो दूसरी साइड है वो हाई कोर्ट जा सकती है डायरेक्टली क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया। नहीं, मेरा जो केस है वो 1.5 करोड़ का है, उसकी अपील होगी तो इस अमाउंट के हिसाब से होगी। ये अमाउंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही जाएगा, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। इससे ऊपर वाला अगर अमाउंट मैंने क्लेम किया होता तो फिर हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही होते, फिर हाई कोर्ट में डीपी के पास। ठीक है, तो हमने जो प्लेंट में अमाउंट डिसाइड किया है
उस अमाउंट से डिसाइड होता है, डिटरमिन होता है कि फॉर्म ऑफ अपील हमारा कौन सा होगा। इसी तरह इफ आई फाइल अ सिविल सूट फॉर डैमेजेस इन द हाई कोर्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 1,60,00,000, अगर मैं हाई कोर्ट में कोई केस फाइल करता हूँ, सिविल सूट फाइल करता हूँ, 1,60,00,000 का अमाउंट है, मेरी सूट का वैल्यू है, बट द हाई कोर्ट अवार्ड्स डैमेजेस फॉर एन अमाउंट ऑफ 1,40,00,000, यानी 1.5 करोड़ से कम के उसने डैमेजेस अवार्ड कर दिए, द अपील विल लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, यानी कोर्ट में ही वो आगे एक अपील होती है, एक सिंगल बेंच के पास अपील होती है, उसके अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर डीडी डिवीजन बेंच के पास होती है, यानी 2 जजेस सुनते हैं आपका, तो वहां पे मेरी अपील जाएगी, ना कि सिविल जज के पास चली जाएगी, क्योंकि 1,40,00,000 का डैमेज अवार्ड हुआ है, बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ 1,60,00,000 दैट विल बी टेकन इनटू अमाउंट। ये कौन सा अमाउंट है? जो मैंने प्लेंट में लिखा हुआ है, ठीक है जी। Therefore, the jurisdiction of court is determined by jurisdiction fixed by the plaintiff in the plaint, regardless of what eventually happened to be the decretal amount. जो डिक्री में अमाउंट आपको अवार्ड हुआ, regardless of that amount, the jurisdiction of court is determined by jurisdiction fixed by the plaintiff in the plaint. प्लेंट में प्लेंटिफ ने जो jurisdiction डिटरमिन की है, उस हिसाब से आपकी jurisdiction डिसाइड होगी, ना कि डिक्रीटल अमाउंट देख के आपकी jurisdiction डिसाइड। अच्छा, सेक्शन 21 is about the temporary vacancy of office of district judge. In the event of the death of a district judge or of his being prevented from performing his duties by illness or other cause, डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ की सूरत में या किसी ऐसी सूरत में जिसमें वो किसी बीमारी या किसी और को नहीं कर सकते, उस सूरत में क्या होता है? The additional district judge यानी ADJ or in the absence of ADJ, the senior most civil judge shall assume charges of the district and while so in charge shall perform the duties of the district judge। यानी डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ की सूरत में या किसी ऐसी सूरत में जिसमें वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी इलनेस, बीमारी या किसी और वजह से, तो उस सूरत में एडीजे अगर कोई है तो, अगर नहीं है उनके एब्सेंस में तो सबसे सीनियर मोस्ट सिविल जज चार्ज अज्यूम करेंगे और उस चार्ज में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट जज की ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। एंड सच डेजिग्नेटेड एडीजे और सिविल जज मे बी द इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और वो उस टाइम के लिए इंचार्ज होंगे अपनी उस डिस्ट्रिक्ट के, कब तक होंगे? एंड शेल कंटिन्यू इन सच चार्ज अंटिल द डिस्ट्रिक्ट जज रिटर्न, जब तक वो वापस आते हैं डीजे, और अनदर ऑफिसर इज अपॉइंटेड, या हाई कोर्ट कोई नया डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर देती है। सेक्शन 22 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। एनी डिस्ट्रिक्ट जज इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑन लीव, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है जो लीव पे चले गए, ठीक है, he may delegate to the ADJ, additional district judge, or in the absence of an ADJ to the senior most civil judge, the powers of performing any of the duties, and such officer shall be designated as the in charge of the district। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज जब किसी लीव पे जाएगा तो अपनी सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडीजे को देके जाएगा, और अगर एडीजे नहीं है तो सीनियर मोस्ट सिविल जज को देके जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिविल जज लिखा हुआ है, सीनियर सिविल जज नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली जो सीनियर मोस्ट सिविल जज होगा वो सीनियर सिविल जज होगा, एससीजे होगा। ठीक है, तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज किसी लीव पे जाता है तो अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को देके जाएगा, अगर वो नहीं है तो सबसे सीनियर मोस्ट सिविल जज को देके जाएगा, जो कि एडीजे हो या सिविल जज हो, तब तक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे जब तक वो डीजे साहब वापस नहीं आते। इसी तरह पहले हमने 21 में देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ या प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम परफॉर्मेंस ड्यूटीज की सूरत में एडीजे या सबसे सीनियर मोस्ट सिविल जज उनकी चार्ज अज्यूम करेंगे। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 23 कहता है टेम्पररी वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ सिविल जज। अब ये जो पहले हमने बात की डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है, कि वो अगर एब्सेंट है तो क्या होगा। अब हम सिविल जज का देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहता है सेक्शन 23। इन द इवेंट ऑफ द डेथ, सस्पेंशन और टेम्पररी एब्सेंस ऑफ एनी सिविल जज, अगर कोई सिविल जज एब्सेंट है या वो सस्पेंड हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज में एम्पावर एनी अदर सिविल जज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द जज ऑफ द वेकेटेड सिविल कोर्ट। डीजे साहब किसी और सिविल जज को एम्पावर करेंगे कि आप उस फलां सिविल जज की ड्यूटीज भी परफॉर्म करें जो कि आजकल छुट्टी पे हैं या उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है, ईदर एट द प्लेस ऑफ सच कोर्ट, यानी उस कोर्ट में जहां पे वो जो कोर्ट वेकेंट है, खाली है, और ऑफ हिज ओन कोर्ट, या अपने कोर्ट में भी आप उनकी कोर्ट चला सकते हैं।
But in every such case, the registers and records of the two courts shall be kept separately. लेकिन इस सूरत में जब भी सिविल जज एब्सेंट होंगे या सस्पेंडेड होंगे या उनकी डेथ होगी तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब किसी से और सिविल जज को रिक्वेस्ट करेंगे या ऑर्डर करेंगे कि आप उनकी कोर्ट संभालें या अपनी कोर्ट में या उनकी अपनी कोर्ट में। लेकिन इन एवरी सच केस क्या होगा कि दोनों कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स वगैरह अलग अलग मेंटेन करते होंगे। दैट इज द ओनली कंडीशन। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप एक कोर्ट में दूसरी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मिला दें, वो अलग कोर्ट है, क्योंकि वो जब वापस आएंगी तो वो सारा फिर उनके पास वापस चला जाएगा पावर। Absence of civil judge, even for a day, would require district judge to empower any other civil judge to perform the duties of the judge. CLD 92, Supreme Court 47। ये केस लॉ है जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई सिविल जज एक दिन के लिए भी एब्सेंट है तो ये डिस्ट्रिक्ट जज की जिम्मेदारी है कि वो किसी और सिविल जज को एम्पावर करे कि उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 दिन से गायब है, उसके बाद फिर डीजी साहब ने सोचा कि जी हाँ बाकी अब किसी और को जिम्मेदारी सौंपते हैं। अगर एक दिन के लिए भी एब्सेंट है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज टू एम्पावर एनी अदर सिविल जज टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। इसी तरह एक और केस लॉ है जिसमें ये प्रिंसिपल सामने आया कि लिंक जज would be fully competent to pass any order within 4 corners of law falling within his jurisdiction. लिंक जज हम किसको कहते हैं? लिंक जज हम कहते हैं इसको जो हम कह रहे हैं एनी अदर सिविल जज टू परफॉर्म द ड्यूटीज, या जिसको हम कह रहे हैं एनी अदर सिविल जज टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द जज, यानी वो जज जो कि किसी और सिविल जज की एब्सेंस में उसकी जिम्मेदारी निभा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिविल जज हूँ, एक सिविल जज है हसनैन। ठीक है, तो मैं एब्सेंट हूँ या मैं सस्पेंड हो गया या मेरा इंतकाल हो गया, तो उस सूरत में डिस्ट्रिक्ट जज हसनैन को डायरेक्शन देंगे कि जी मुसद्दिर साहब आज एब्सेंट है तो आप जो है उनकी कोर्ट आज आप चलाएंगे। तो आप उनकी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका अपना कोर्ट भी है, तो उस कोर्ट के सारे फाइल्स जो आज केसेस लगे हुए हैं वो आपकी कोर्ट में मैं भिजवा देता हूँ, तो आप वो वाले केसेस भी चलाएं और ये अपने वाले केसेस भी चलाएं। तो इस सूरत में जो हसनैन है ही इज द लिंक जज। ठीक है, जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं मेरी उस सूरत में, मेरी एब्सेंस की सूरत में या मेरी सस्पेंशन की सूरत में या मेरी डेथ की सूरत में, उसको हम कहते हैं लिंक जज। लिंक जज would be fully competent to pass any order within 4 corners of law falling within his jurisdiction। यानी मेरी एब्सेंस में, मेरा सस्पेंशन में या डेथ में हसनैन जो भी ऑर्डर पास करेगा मेरे केसेस में जो मेरे पास चल रहे थे, जो आज नहीं चल सकते क्योंकि मैं नहीं आया आज, वो सारे ऑर्डर पास कर सकता है जो कि मैं कर सकता था। He will be fully competent to pass any order within 4 corners of law falling within his jurisdiction। सर एक्सक्यूज मी। जी सर ये प्रेसिडेंट और डीजे और एडीजे के लिए भी एप्लीकेबल होगा? जी बिल्कुल है। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, सेक्शन 25 ये कहता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज सब्जेक्ट टू जनरल ऑर्डर्स एज मे बी मेड बाय द गवर्नमेंट। The High Court shall prepare a list of days to be observed in each year as holidays in the civil courts। ठीक है, अब होता ये है प्रैक्टिकली कि हमारे पास जो नोटिफिकेशंस आते हैं हॉलीडेज के, समर हॉलीडेज के, विंटर हॉलीडेज के या छुट्टियों के, या हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई का उर्फ होता है उसकी भी आजकल छुट्टियां हो रही हैं कोर्ट्स में, तो ये सारे नोटिफिकेशंस जो हैं ये हाई कोर्ट के आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि छुट्टी है लेकिन हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन नहीं आता कि छुट्टी है। उस सूरत में आपका पूरा कराची बंद होता है लेकिन कोर्ट्स फुली चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 25 में लिखा है सब्जेक्ट टू जनरल ऑर्डर्स एज मे बी मेड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई जनरल ऑर्डर हो गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल, अब ये डिफाइन नहीं जनरल ऑर्डर क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई ईद की छुट्टियां आ गई और गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट बोलेगी नहीं ईद पे छुट्टी नहीं है हमारी। ठीक है, या गवर्नमेंट का जो है एक ऑर्डर आ गया कि जी आज के बाद संडे नहीं फ्राइडे को हॉलीडे होगा पूरे मुल्क में, जैसे पहले होता था, तो ऐसा नहीं हाई कोर्ट बोलेगी नहीं जी हम तो संडे as may be made by the government। The High Court shall prepare a list of days to be observed in each year as holidays in the civil court। High Court की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साल में जो भी छुट्टियां होती हैं सिविल कोर्ट की उनकी एक लिस्ट जारी करे। ठीक है जी। अच्छा, लास्टली सेक्शन 28 ये कहता है कि द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स वर रिपील्ड बाय द सिविल कोड ऑफ 1952। ये ऑर्डिनेंस है हमारा, इसने जैसे मैंने पहले आपको बताया कि काफी स्टैट्यूट्स जो है वो रिपील कर दिए थे। उसमें था फॉर एग्जांपल द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918,
ये सिंध कोड्स एक्ट 1926, ये सिंध में एच नहीं था तब। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कोर्स रेगुलेशन 1930, ब्रिटिश बलूचिस्तान कोर्स रेगुलेशन 1939, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कोर्स एक्ट 52, दस्तूरुल अमल रियासत कलात 1952, the Karachi Courts Order 1956, the Sindh Acts Extension to Khairpur District Ordinance 1959.